बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इंजाइम वाले चैप्टर से डिस्कस करेंगे इंजाइम इनहिबिशन को। व्हाट इज इंजाइम इनहिबिशन? इंजाइम इनहिबिशन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले व्हाट इज इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या है। तो इनहिबिटर को हम डिफाइन कर सकते हैं केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट विद इंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी स्टूडेंट ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो इंजाइम के साथ रिएक्ट करता है इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जगह। वैसे तो नॉर्मली हमने एक चीज को देखा है कि एक इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, और जिसके बाद वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन इंजाइम इनहिबिशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा? इंजाइम इनहिबिशन के अंदर ये जो इनहिबिटर है ये इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा इंजाइम के साथ। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि जिस तरह से इंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता था, बिल्कुल इसी तरह से जब इस सबस्ट्रेट की जगह ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, तो यहां आप देख सकते हैं कि इंजाइम है और इंजाइम के साथ ये इनहिबिटर आके और बाइंड कर गया है। तो जब ये इनहिबिटर इंजाइम के साथ आके बाइंड कर जाएगा तो इससे होगा क्या? अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ बाइंड करती है तो उसे, जैसे मैंने कहा है कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो बनेगा लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अब होता ये कि ये जो इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ लगते हैं, बेसिकली इनमें से कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट से मिलते जुलते होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की तरह होता है और एंजाइम उनके साथ बाइंड कर जाता है। लेकिन क्योंकि ये सबस्ट्रेट होते नहीं है तो दैट्स वाई ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनहिबिटर्स हैं इनमें से कुछ इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ फॉर द टाइम बीइंग टेम्परली अटैच होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं परमानेंटली। देखिए स्टूडेंट्स, सेल के अंदर ये जो एंजाइम इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है और नॉर्मली ये एंजाइम रेगुलेशन का एक पार्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एंजाइम वर्क कर रहा है और वर्क करते हुए वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस एंजाइम को रोकना होता है ताकि वो मजीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ना करे। तो उस टाइम के ऊपर कुछ इनहिबिटर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो इनहिबिटर क्या करते हैं? वो इनहिबिटर एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो मजीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ना करे। तो ये जो प्रोसेस है जनरली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एंजाइम रेगुलेशन के लिए होता है। लेकिन देखिए, अगर स्टूडेंट्स कोई इनहिबिटर बाहर से आ जाए, एक्सटर्नल फैक्टर कोई इनहिबिटर के तौर पर काम करे जो कि बॉडी के बाहर से बॉडी में एंटर हो गया और वो एज अ इनहिबिटर काम कर रहा है, तो ये बॉडी के लिए या सेल के लिए डेंजरस हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इनहिबिटर्स हैं ये कितनी टाइप्स के हैं? तो इनहिबिटर्स को अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। पहली टाइप के इनहिबिटर्स को हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब ये है ये रिवर्स नहीं हो सकते, और रिवर्सिबल का मतलब ये है कि ऐसे इनहिबिटर हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है
इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि दे ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉयड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर परमानेंटली। तो क्योंकि ये एक्टिव साइट को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक्टिव साइट के साथ ये इनहिबिटर आके अटैच होंगे, जैसे यहाँ पे इनहिबिटर अटैच हुआ है और फिर इनहिबिटर ने यहां से डिटैच नहीं होना, यानी ये परमानेंटली एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था एंजाइम का, देखिए स्टूडेंट्स इस तरह का स्ट्रक्चर एंजाइम का होता है जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है बीच में, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द एक्टिव साइट, तो ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट के साथ आके परमानेंटली अटैच भी हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये इसका ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर ये डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको, एंजाइम बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दे चेक द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट जो है उसको ये इनहिबिट कर देंगे, रिएक्शन अब फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही ये जो इनहिबिटर है एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं तो ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, और इसकी ये जो ब्लॉकेज होती है दो तरह की होती है, एक फिजिकल ब्लॉकेज होती है और दूसरी ये कोवलेंटली उसको ब्लॉक करते हैं। फिजिकल ब्लॉकेज में ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे एक्टिव साइट के साथ अटैच होने के बाद, लेकिन जो जब ये ब्लॉकेज करते हैं कोवलेंटली तो देन ये कोवलेंट बॉन्ड बना के और एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएंगे। अब इसके मुकाबले में अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को देखें तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स भी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जो बॉन्ड एक्टिव साइट के साथ बनाएंगे वो बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा, एक वीक बॉन्ड या वीक लिंकेज के जरिए वो इस एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, इनका जो अफेक्ट है, क्योंकि एक वीक लिंकेज इनकी बनी हुई है, तो इनके ये जो अफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, या तो पार्शली उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे या फिर उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको? न्यूट्रलाइज बॉडी के अंदर किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये इनहिबिटर वहां से रिमूव हो जाते हैं और उसकी बजाय सबस्ट्रेट आके वहां पे अटैच हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। उसमें पहली टाइप के इनहिबिटर्स को हम कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और सेकंड टाइप के जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अभी देखते हैं इन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को, ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, इसमें अगर हम इनको देखें तो competitive inhibitors basically these are inhibitors which compete with substrate for binding with active site। अब होता ये स्टूडेंट्स कि जैसा कि आपको पता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है, तो ये जो इनहिबिटर हैं ये सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं ताकि वो बाइंड कर सके इस एक्टिव साइट के साथ। इसके मुकाबले में अगर हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देखें तो स्टूडेंट्स, जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं दे डू नॉट compete with substrate for बाइंडिंग विद एक्टिव साइट। तो ये दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है कि ये सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करते। तो जो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं इस पर्पस के लिए कि एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएं, उनको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, और जो compete नहीं करते इनको हम कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, और कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो सेलेक्ट करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि दीज आर सेलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स, और इनके बारे में हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट सेलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट्स।
अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक्टिव साइट जो है उसकी दो साइट्स होती हैं, एक को बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरी को हम कैटालिटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट पे जाके ये इनहिबिटर बाइंड तो कर जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल 100% सिमिलर नहीं है सबस्ट्रेट के, सबस्ट्रेट तो ये नहीं है, सबस्ट्रेट से ये डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी तो है लेकिन केमिकली क्योंकि ये सबस्ट्रेट नहीं है, तो दैट्स वाई उससे ये होगा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस केस में नहीं होती। और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इनहिबिटर जो है इन्होंने एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर दिया है, उसको इनहिबिट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये टेम्परली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ और ये एंजाइम को डैमेज नहीं करते। इसके मुकाबले में अगर हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को देखें तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि इनको बाइंडिंग साइट सेलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन इनको जो है वो बाइंडिंग साइट्स सेलेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी बजाय ये नॉन एक्टिव साइट्स जिनको हम एलोस्टेरिक साइट्स भी कह सकते हैं, तो ये उन एलोस्टेरिक साइट्स पे जाके और ये क्या कर जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एलोस्टेरिक साइट पे ये इनहिबिटर जो है वो क्या कर रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा कि ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ऊपर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं और नीचे आपको नजर आ रहे हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ने क्योंकि वो एक्टिव साइट के साथ अटैच हुए तो एंजाइम के स्ट्रक्चर को इन्होंने चेंज नहीं किया, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को आप देख सकते हैं कि इन्होंने एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको उसके साथ तो ये अटैच नहीं हुए, लेकिन एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है उसको इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, जिससे ये होगा कि अब सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं हो सकती, अगर अटैच हो भी जाए तो ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनकी वजह से देयर इज नो डैमेज टू एंजाइम, लेकिन इनकी वजह से क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम विल चेंज। और इसमें एक रेमेडी है अगेंस्ट कम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सकता है या स्टॉप किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जो एंटीबॉडीज जो एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं, एंटी मेटाबोलाइट हैं, मेटाबॉलिज्म के अगेंस्ट काम करते हैं। इसी तरह से पेनिसिलिन। अब ये जो देखिए स्टूडेंट्स पेनिसिलिन है, ये बेसिकली पेनिसिलिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है। और ये बैक्टीरिया को किस तरह से किल कर देती है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के जो एंजाइम है उनकी एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर देती है, और जब ये उनकी एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, बैक्टीरिया जो है उनके एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है। और इसी तरह से आयोडोएसीटेट है और मेलोनेट है, और कोएंजाइम ए अगर हाई कंसंट्रेशन में हो तो ये भी यूज होगा एज एन इनहिबिटर। तो ये स्टूडेंट जो मेलोनेट है, अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली एक एंजाइम होता है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। अब ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस को आप देख सकते हैं। तो ये जो सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस है ये सक्सिनिक एसिड को अपने साथ बाइंड करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस क्यों कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एंजाइम है दिस इज इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सक्सिनिक एसिड।
और जब ये सक्सिनिक एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्यूमेरिक एसिड। और अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स के अगर ये सक्सिनिक एसिड जो सबस्ट्रेट है उसकी बजाय मेलोनेट इनहिबिटर यहां प्रेजेंट हो तो ये सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज अटैक कर जाएगा इस मेलोनेट पे और ये मेलोनेट को अपने साथ बाइंड कर लेगा। और उस बाइंडिंग के बाद अगर आप देखें तो क्योंकि जब ये बाइंडिंग होगी स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज तो है लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल 100% सिमिलर नहीं है सक्सिनिक एसिड के, तो दैट्स वाई कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी। फ्यूमारेट जो ऊपर बन रहा है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि ये मेलोनेट जो है ये भी एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे काम कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को हम रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं और दूसरे को हम इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। आप देखिए स्टूडेंट जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इसमें हमारे पास एग्जांपल फीडबैक इनहिबिशन की है और ये जो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसमें साइनाइड, HG, AG, कॉपर और इसी तरह से डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट यानी जिसको आप DFP यानी नर्व गैस कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल में आते हैं। आप देखिए स्टूडेंट ये क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये कंपीट नहीं करते विद सबस्ट्रेट, तो ये आगे फर्दर 2 टाइप्स के हैं। को आप रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच होते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच तो होंगे लेकिन ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच होने के बावजूद ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर नहीं करते, एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट के ये जो एस्पार्टेट है ये एक सबस्ट्रेट है जो कि कन्वर्ट हो रही है थ्रियोनिन के अंदर और ये पूरा एक चेन रिएक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक चेन रिएक्शन यहाँ पे चल रहा है और ये जो चेन रिएक्शन यहाँ चलता है इसमें काफी सारे एंजाइम जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर इन्वॉल्व हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A B में कन्वर्ट हो रहा है, B C में, C D में और इसी तरह से जो है एट द एंड थ्रियोनिन बन रही है। अब देखिए स्टूडेंट जो सबसे पहला एंजाइम यूज होता है ये जो सबसे पहला एंजाइम है जो आपको नजर आ रहा है जब ये थ्रियोनिन की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये थ्रियोनिन जाके उस फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच हो जाती है और जब ये उस फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के ऊपर अटैच हो जाएगी तो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी और ये जो चेन रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा। नॉर्मली देखिए स्टूडेंट्स के ये जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है यानी फीडबैक इनहिबिशन ये एक इसको हम नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं और ये एंजाइम रेगुलेशन का एक मेथड है जिसमें एंजाइम को रेगुलेट किया जाता है कि जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती है तो प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन को फीडबैक इनहिबिशन के जरिए या नेगेटिव फीडबैक के जरिए क्या कर देती है, रोक देती है। तो ये नॉर्मल एक एंजाइम रेगुलेशन का एक प्रोसेस है। अब इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स के ये जो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है अगर आप इनको देखें जैसे साइनाइड इसके एग्जांपल में आ रहा है तो ये जो देखिए स्टूडेंट साइनाइड जो है ये बेसिकली इनहिबिटर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। और देखिए स्टूडेंट ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है इसमें ये एक पोरफायरिन रिंग है और ये पोरफायरिन रिंग के अंदर जो आयरन है ये इस आयरन के साथ जाके और ये साइनाइड अटैच हो जाता है और जब ये आयरन के साथ जाके साइनाइड अटैच हो जाएगा तो ये वहां इस एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है और ये परमानेंटली
वहाँ जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ये अटैच हो जाएगा तो पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये पोटेंट पॉइजन के तौर पर काम करता है साइनाइड। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, जो Hg, Ag और कॉपर वगैरह जिनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं, तो हैवी मेटल्स बेसिकली एंजाइम के बीच में जो इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो थायोल ग्रुप होता है इसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। और जब ये थायोल ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे जो कि इनके टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो इससे ये एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा और ये परमानेंटली ये एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाएंगे। और इसी तरह से देखिए अब देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से जो DFP यानी नर्व गैस है, ये नर्व गैस बेसिकली इनहिबिटर है एक एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का। अब ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जब हमारे न्यूरॉन के बीच में से मैसेज पास होता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड कर जाता है न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ तो उसको डिटैच भी करवाना होता है, तो कोलिन एस्टरेज एंजाइम उसको डिटैच करवाता है। अब नर्व गैस क्योंकि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो जब ये नर्व गैस इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज वर्क नहीं कर सकता और एसिटाइल कोलिन परमानेंटली अटैच रहती है न्यूरॉन के साथ और उससे वो मैसेज न्यूरॉन में कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकती है। तो दैट्स वाई ये जो नर्व गैस है इसको केमिकल वारफेयर के अंदर जो कीमियाई जंग होती है उसके अंदर इस नर्व गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज हमने स्टूडेंट्स कुछ इनहिबिटर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अब देखिए इसी तरह इनहिबिटर्स में ये जो स्नेक का वेनोम होता है इसको भी हम इनहिबिटर्स में शामिल करते हैं और ये स्नेक वेनोम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की एक एग्जांपल है। अब इसमें होता ये है कि जो स्नेक का वेनोम है वो भी जाके और एक तो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसके साथ और दूसरा जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जाके तो ये बाइंड करता है। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड करेगा तो सेल रेस्पिरेशन पे इसका इफेक्ट होता है और जब ये कोलिन एस्टरेज पे इफेक्ट करता है तो ये वहाँ जो उसका विक्टिम होता है स्नेक का उसके मसल्स को ये पैरालाइज कर देता है ताकि उसके मसल पैरालाइज हो जाएं और वो मूव ना कर सके। तो ये अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए ये इस्तेमाल करता है अपने इस वेनोम को। ये वेनोम बेसिकली एक मॉडिफाइड स्लाइवा है और ये जो मॉडिफाइड स्लाइवा है इसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। और देखिए ये स्टूडेंट ये जो प्रोटीन है और ये एंजाइम जो है ये बेसिकली इसमें से कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि इस वेनोम की जो एक्टिव अपटेक है ताकि प्रे उसको बहुत स्पीड के साथ अपटेक करे तो ये एंजाइम उसको कैटलाइज कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को ताकि ये एक्टिवली अपटेक हो सके। अब वेनोम जो है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। एक को हम नाम देते हैं हीमोटॉक्सिक वेनोम है। तो देखिए स्टूडेंट जो हीमोटॉक्सिक वेनोम है ये हार्ट के ऊपर और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। इसी तरह से न्यूरोटॉक्सिक जो कि नर्वस सिस्टम के ऊपर और साइटोटॉक्सिक ये उन सेल के ऊपर अफेक्ट करता है जो जहां स्नेक बाइट करता है। तो आज हमने स्टूडेंट्स एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस किया है और इनहिबिटर्स कितनी टाइप के होते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।